राज्य में अपने पैर पसारे हुए है, जिसके चलते केरल में मानसून के शुरू में हल्के रहने की संभावना है। कब शुरू होगा मानसून, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। 7 दिन देर से ही सही, लेकिन केरल में आखिरकार मानसून दस्तक दे चुका है। हालांकि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि गंभीर चक्रवात बिपुरजोय के कारण शुरुआत में इसके हल्के रहने की संभावना है। केरल में मानसून 1 जून में आने वाला था, लेकिन इस बार पूरे 7 दिन की देरी के बाद राज्य में बारिश का दौर शुरू हो गया है। केरल में मानसून के पहुंचने की तारीख 1 जून थी, जिसके बाद अब 8 जून को मानसून ने राज्य में दस्तक दी है। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने और इसमें तेजी आने के कारण चक्रवाती हवाएं मानसून के केरल तट की ओर आगमन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। हालांकि पहले ही मौसम विभाग ने केरल में 8 जून को मानसून की संभावनाएं जताई थी। आईएमडी के मुताबिक चक्रवाती तूफान बिपुरजोय के चलते अगले 48 घंटों के दौरान मध्य अरब सागर, तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पश्चिम पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी, पूर्वोत्तर राज्यों और केरल में बाकी हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। मानसून की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने मछुआरों को समंदर में न जाने का अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 दिवसीय एमपीसी बैठक के नतीजों का ऐलान कर दिया है। लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। महंगाई को लेकर आरबीआई गवर्नर ने किया बड़ा ऐलान। क्या है ईएमआई भरने वालों के लिए खबर, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 दिवसीय एमपीसी बैठक के नतीजों का ऐलान कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 की इस दूसरी बैठक में भी नीतिगत दरों को स्थिर रखा है। इससे पहले अप्रैल महीने में हुई बैठक में भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया था, यानी ये 6.5% पर स्थिर रहेगी और ईएमआई भरने वालों को बोझ नहीं बढ़ेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सीपीआई मुद्रा स्थिति अभी भी हमारे 4% लक्ष्य से ऊपर है और हमारे पूर्वानुमान के अनुसार 2023-24 में इससे ऊपर रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.5% रहने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एसडीएफ दर 6.25% और सीमांत स्थायी सुविधा व बैंक दरें 6.75% बनी हुई है। बीते 6 जून को शुरू हुई भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजों का ऐलान गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया। उन्होंने बताया कि इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। बता दें, मई 2022 के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंची महंगाई को काबू में करने के लिए केंद्रीय बैंक ने एक के बाद एक लगातार रेपो रेट में इजाफा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। दावा किया गया है कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी रोबोट सोल्जर्स को पसंद करेंगे और एक ऐसा समय भी आएगा जब रोबोट इंसानों से अधिक बुद्धिमान हो जाएंगे और उन्हें टेक ओवर कर लेंगे। क्या है मामला, देखते हैं अंदर की बात में। रोबोट सोल्जर्स बेहद खतरनाक होंगे और इनके रहते युद्ध की संभावना भी अधिक होगी। ये बात एआई के गॉडफादर जॉर्ज हिंटन ने की है। उन्होंने हाल ही में गूगल से इस्तीफा देने के बाद एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। 75 साल के हिंटन ने निजी इंटरव्यू में कहा था कि इससे बड़ी तादाद में नौकरियां खत्म होंगी, फर्जी सूचनाएं तेजी से फैलेंगी, जिन्हें रोक पाना संभव नहीं होगा। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के भी रोबोट सोल्जर्स को पसंद करेंगे। उन्होंने इस बात का डर जताया कि एक ऐसा समय भी आएगा जब रोबोट इंसानों से अधिक बुद्धिमान हो जाएंगे और इन्हें टेक ओवर कर लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप इन्हें कोई लक्ष्य देते हैं तो ये समझ जाएंगे कि इससे इन्हें अधिक पावर मिलेगी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी रक्षा विभाग रोबोट सोल्जर्स को बनाना पसंद करेगा। इससे उन्हें किसी जीवित सैनिक को खोने का खतरा भी नहीं होगा और इससे छोटे देशों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होगा, क्योंकि हमलावरों को चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि वे कितने सैनिकों को खो रहे हैं। हिंटन ने कहा, रोबोट सोल्जर्स काफी डरावने होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। संजीव जीवा की हत्या करने पहुंचे शूटरों ने प्लान बी भी तैयार कर रखा था। शूटर के साथ 3 लोग मौजूद थे जो शूटर को बैकअप दे रहे थे और मर्डर मिस होने पर तीनों बैकअप सपोर्ट करते। क्या था गैंगस्टर की हत्या का प्लान, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की कोर्ट में मर्डर के मामले में अब पुलिस की जांच तेज हो गई है। एसआईटी ने जांच की कमान संभाली है। कल रात एसआईटी की टीम मौके पर पहुंची थी। गैंगस्टर संजीव जीवा पर 6 गोलियां दागी गई। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल रिवॉल्वर को बरामद कर लिया है। इस बीच खुलासा हुआ है कि हत्यारों ने प्लान बी भी तैयार किया था।
गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या करने पहुंचे शूटरों ने प्लान बी भी तैयार रखा था। शूटर के साथ 3 लोग मौजूद थे जो शूटर को बैकअप दे रहे थे और मर्डर मिस होने पर तीनों बैकअप सपोर्ट करते। 3 लोगों के साथ शूटर जीवा की हत्या करने पहुंचा था। मुख्य शूटर ने 7 दिन में रेकी की और फिर हत्या को अंजाम दिया। आजीवन कारावास की सजा काटते संजीव महेश्वरी उर्फ संजीव को एक शूटर ने बुधवार को सैकड़ों वकीलों, ना जाने कितने पुलिस वालों के सामने ही कोर्ट के भीतर गोली मार दी। संजीव जीवा की हत्या सिर्फ एक माफिया की हत्या नहीं, बल्कि अदालत में घुसकर उत्तर प्रदेश में पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर के सारे दावों को छलनी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी के मामले पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को विदेश मंत्रालय के सामने उठाया है। क्या है नया विवाद, देखते अंदर की बात में। कनाडा में देश के पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकालने के मामले पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुरुवार को भारत का रुख साफ किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ बड़ा मुद्दा कनाडा की जमीन का भारत विरोधी चीजों के लिए इस्तेमाल का है। उन्होंने कहा कि भारत विरोध के लिए कनाडा का इस्तेमाल होना न हमारे रिश्तों के लिए ठीक है और न उनके लिए ठीक है। इस मामले पर विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इस मुद्दे पर मैं यही कह सकता हूं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अगर किसी को शिकायत है तो हमको है, क्योंकि कनाडा खालिस्तान समर्थकों को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दे रहा है। उनका बयान सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोडी थॉमस ने एक बयान में कहा था कि भारत उनके देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये तमाम बातें मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि इसके 2 अहम पहलू है कि दुनिया भारत को कैसे देखती है और भारत की विदेश नीति ने देश के लोगों के लिए कैसे सहूलियत बढ़ाई है। बीजेपी की पार्टी सूत्रों का कहना है कि 1 महीने के अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ कुछ राज्यों में मंत्रिमंडल विस्तार को अमली जामा पहनाया जाना है। इसके अलावा केंद्रीय संगठन में भी खाली पद भरे जाने के साथ व्यापक फेरबदल किए जाना है। बीजेपी के मिशन 2024 को लेकर हर स्तर पर होगा बदलाव, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा केंद्रीय टीम से लेकर सभी राज्य में जरूरी बदलाव करेगी। बदलाव की रूपरेखा तैयार करने के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ कई दौर की बैठक हुई है। बैठक में केंद्र और राज्य में नई टीमें तैयार करने पर माथापच्ची हुई। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 1 महीने के अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ कुछ राज्य में भी मंत्रिमंडल विस्तार को अमली जामा पहनाया जाना है। इसके अलावा केंद्रीय संगठन में भी खाली पद भरे जाने के साथ व्यापक फेरबदल किए जाना है। मध्य प्रदेश में सरकार और संगठन में व्यापक बदलाव होने हैं। इसके अलावा आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कर्नाटक में भी पार्टी को नई टीम खड़ी करनी है, जबकि चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान के संदर्भ में भी संगठन के स्तर पर कई मामले लंबित है। लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे इन राज्यों में विधानसभा चुनाव को 2024 के चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बीजेपी इन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन कर 2024 में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। इसीलिए इन राज्यों में राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। वेलकम बैक। आगे बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी अपने पुराने सहयोगियों को साथ लेने की तैयारी में है तो विपक्ष भी एकजुट होने की कवायद में है। लेकिन विपक्षी दलों के प्रमुखों की तारीख न मिलने के चलते विपक्षी नेताओं की बैठक टलती जा रही है। अब नीतीश ने तारीख को लेकर कांग्रेस को दोषित माना, देखते हैं रिपोर्ट में। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई बैठक में नाकामी के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं की व्यस्तता के चलते 23 जून को बैठक बुलाने की बात की थी, लेकिन अन्य नेताओं के दबाव में 12 जून की तारीख तय की गई थी। जेडीयू ने तुरंत जवाब दिया कि हमने 23 जून को दोबारा बैठक बुलाने का प्रस्ताव दिया है। अगर राहुल गांधी शामिल होने के इच्छुक है तो नीतीश कुमार अधिकांश विपक्षी नेताओं को मना लेंगे और बैठक 23 जून को हो सकती है। जेडीयू के जवाब ने कांग्रेस की हालत खराब कर दी है। जेडीयू का मानना है कि लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचा है।
ऐसे में विपक्ष को भाजपा के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए गंभीर होने की जरूरत है, वरना बीजेपी को जीत की हैट्रिक लगाने से नहीं रोका जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अमेरिकी दौरे पर राहुल गांधी के साथ गए सैम पित्रोड़ा ने राम और मंदिर को लेकर बयान दिया। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कौन से बयान पर भड़की बीजेपी, क्या बीजेपी ने किया पलटवार? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। अमेरिका दौरे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोड़ा के राम, हनुमान और मंदिर को लेकर दिए गए हालिया बयान पर विवाद छिड़ गया है। सैम पित्रोड़ा ने बीजेपी को घेरने के लिए सोमवार को बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे का जिक्र किया। सैम पित्रोड़ा ने कहा कि हमारे सामने बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या है, इनके बारे में कोई बात नहीं करता है। उन्होंने कहा कि लेकिन हर कोई राम, हनुमान मंदिर की बात करता है और मैं कह चुका हूं कि मंदिरों से रोजगार नहीं मिलने वाला है। बीजेपी ने इस मामले को मुद्दा बनाकर अब कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने बयान पर पलटवार करते कहा कि राम जन्मभूमि का फैसला न हो, इसके लिए अदालत जाते हैं। मंदिर के निर्माण का काम न शुरू हो, इसके लिए अदालत जाते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के तथाकथित विदेशी संस्कृति से प्रभावित नेताओं को श्री राम जन्मभूमि से ईर्ष्या क्यों है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि जो खुद बेरोजगार हो, ऐसा व्यक्ति दूसरे युवाओं की बेरोजगारी पर चिंता करने का नैतिक अधिकार नहीं रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ओडिशा ट्रेन दुर्घटना के पीछे तृणमूल कांग्रेस TMC का हाथ है, जिसमें कम से कम 275 लोग मारे गए थे। क्या वापस और हादसे के मामले में शुभेंदु अधिकारी ने लगाया ममता बनर्जी पर आरोप? देखते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ओडिशा में ट्रेन हादसे के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। शुभेंदु अधिकारी ने हादसे को तृणमूल कांग्रेस और TMC की साजिश करार दिया और सवाल किया कि जब यहां घटना दूसरे राज्य की है तो तृणमूल नेता इतनी घबराई हुई क्यों है? CBI जांच से क्यों डरते हो? तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने 2 मिनट का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। घोष का दावा था कि दक्षिण पश्चिम रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा अधिकारी अशोक अग्रवाल और दक्षिण पूर्व रेलवे के उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी अशोक अग्रवाल के बीच बातचीत में रेलवे की गलती को स्वीकार किया गया था। अधिकारी का आरोप है कि कोलकाता पुलिस ने तृणमूल नेता के इशारे पर दोनों रेलवे अधिकारियों के फोन टैप किए। CBI को यह भी जांच करनी चाहिए कि इन लोगों को दोनों रेलवे अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के बारे में कैसे पता चला और बातचीत कैसे लीक हुई। इससे पहले सोमवार को केंद्र सरकार पर हमला तेज करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ओडिशा ट्रेन हादसे की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने के लिए रेलवे बोर्ड के फैसले की आलोचना की। ब्यूरो रिपोर्ट,